नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए मित्रों, क्लास की बात करते हैं। देखिए, आज जो हमारी क्लास है दोस्तों, वो क्लास है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की। देखिए मित्रों, ये जो दो टॉपिक हैं, आपका आनुवंशिकता एवं पर्यावरण, ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपका कोई सा भी शिक्षण प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं, यानी कि जो टीचिंग से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, फिर चाहे वो सीटेट हो, रीट हो, यूटेट हो, यूपीटेट हो, केवीएस या डीएसएस भी हो, सभी में इस टॉपिक से कम 2 प्रश्न जरूर आते हैं। अच्छा, ये टॉपिक भी ऐसे हैं कि कई बार हम पढ़ते हैं लेकिन फिर भी हमारे दिमाग से निकल जाते हैं। तो मेरा आज ये प्रयास ये रहेगा कि आज आपके कम से कम 2 नंबर पक्के कर दें। और जो बड़े ऐसी टर्म्स हैं जिनमें आपको समझ में नहीं आता, ये जीन्स क्या है, जेनेटिक क्या है, हेरिडिटी क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, आज 2 नंबर पक्के करने के लिए आपको एक छोटा सा काम और करना होगा कि मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। गौतम सीटेट क्लासेस फैमिली में जुड़ जाइए। सब्सक्राइब का बटन दबा के, ये सब्सक्राइब का बटन है जो कि आपको मेरे चैनल के सामने मिलेगा, इसको दबा दीजिए। साथ में नोटिफिकेशन जो बेल है उसको भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिले। क्योंकि अगर नोटिफिकेशन छूटता है तो मतलब क्लास भी छूटती है, और क्लास छूटती है तो फिर बहुत कुछ छूटता है। तो चलिए मित्रों, आज हम डिस्कस करते हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट को। देखिए मित्रों, इस क्लास में हम अनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जीन्स के बारे में पढ़ेंगे, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट और लॉ ऑफ हेरिडिटी किसने दिया। एक नाम आएगा, जोहान ग्रिगोर मेंडल। जब भी अनुवांशिकता यानी हेरिडिटी की बात होगी तो इनका नाम जरूर आएगा। क्यों इनका नाम आ रहा है, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और अनुवांशिकता एवं वातावरण का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्यों एक शिक्षक को हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ये सारे टॉपिक्स आज डिस्कस किए जाएंगे। अच्छा, एक नंबर आपका मैं और पक्का करवा देता हूँ। ये लिखा है अनुवंशिकी। आप सोच रहे होगे कि सर ने ये गलत लिख दिया। तो मैं आपको बताऊं, कई बार वर्तनी शुद्ध, हिंदी में जब वर्तनी शुद्ध करने के लिए शब्द आते हैं तो उनमें से एक शब्द ये भी आता है, और ज़्यादातर बच्चे इसको अनुवांशिकी ऐसे लिखाते हैं। हो सकता है आपने कहीं लिखा हुआ भी इस तरह से देखा हो, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जो सही वर्तनी, जो सही स्पेलिंग है अनुवंशिकी की यही है, या अनुवांशिकता की ये अनुवांशिकता। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। एक नंबर आपका ही वर्तनी के संबंध में भी मैंने पक्का करवा दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरुआत हम वहाँ से करते हैं जहाँ से शुरुआत होती है, यानी कि जीन्स। अच्छा, जीन्स क्या चीज़ है। देखिए, शुरुआत होती है गर्भधारण से, यानी कि जब माँ गर्भ धारण करती है तो फिर एक भ्रूण का जन्म होता है। तो गर्भधारण के समय क्या होता है, पिता के जो क्रोमोजोम्स जो होते हैं 23 होते हैं, और ऐसे ही माता के 23 क्रोमोजोम्स होते हैं। ये दोनों मिलके 46 क्रोमोजोम यानी कि 23 जोड़े बनाते हैं, जैसा कि मैंने लिखा है। अर्थात 46 और 23 जोड़े हो जाते हैं। इन्हीं क्रोमोजोम्स में धागे के समान, वैसे तो जो ये क्रोमोजोम्स होते हैं ना, ये भी धागे ही होते हैं, बहुत पतला सा धागा होता है। लेकिन जो जीन्स होते हैं, एक संरचना पाई जाती है धागे के समान, जो कि इससे भी पतला धागा होता है। इसी संरचना को हम कहते हैं जीन्स। इन्हीं जीन्स में अनुवंशिकी गुण पाए जाते हैं, संरचित होते हैं, यानी कि पाए जाते हैं। तो भाई, ये तो जीन्स की बात हो गई। जीन्स दोबारा से समझ लो कि भाई, जब गर्भधारण होता है तो पिता के 23 और माता के 23 क्रोमोजोम्स, कहने का मतलब जो पिता के स्पर्म होते हैं वहाँ से 23, और जो ओवम होता है यानी कि जो अंडाणु होता है वहाँ से 23, ये 23 और 23 मिलके 46 क्रोमोजोम बनते हैं, जिससे एक भ्रूण का यानी कि एक बच्चे का जन्म, आगे जाके वो जन्म होता है। तो इन्हीं क्रोमोजोम्स के अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं जीन्स, और इस जीन्स के अंदर हेरिडिटी यानी कि अनुवांशिकता के गुण पाए जाते हैं। तो ये तो बात हो गई भाई जीन्स की। मैं समझता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब जो अनुवंशिकी है यानी कि जो जेनेटिक्स है, तो जो मैंने बताया कि ये जीन्स जो होते हैं, ये जीन्स किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि माँ से या पिता से उसके बच्चे में ट्रांसफ़र होंगे, और फिर वो आगे ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाते हैं। तो ये किस तरह से ट्रांसफ़र होंगे, माँ का या पिता का, किसका जीन्स ज़्यादा प्रभावशाली होगा, बच्चे में माँ के गुण आएंगे या पिता के गुण आएंगे, इन सब चीज़ों की स्टडी करना, यानी कि माता पिता से उनके बच्चों में शारीरिक गुणों तथा संगठन का जीन्स द्वारा होने वाला संचरण का अध्ययन। संचरण मतलब ट्रांसफ़र।
जो ये ट्रांसफ़र होगा इसका अध्ययन करना, इसकी स्टडी करने का जो विज्ञान होता है उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स, अनुवंशिकी, कि ये जीन्स किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं। और जीन्स का सिस्टम ऐसा नहीं है जैसे जो आपके दादा दादी होते हैं, नाना नानी जो होते हैं, इनके जीन्स भी कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र होते हैं। दादा दादी के पिता में होंगे, नाना नानी के माता में होंगे। फिर तो ये जो ट्रांसफ़र किस तरह से होता है, कौन सा गुण, कई बार आपने देखा होगा कि जो माता पिता हैं उनकी हाइट सामान्य है। माता जो पिता हैं उनकी जो हाइट है वो नॉर्मल हाइट है, लेकिन एक बच्चा एकदम से पता चला कि वो 6.25 फुट का हो गया या 6.5 फुट का हो गया, तो वो उसकी हाइट ऐसे क्यों बढ़ गई, या बच्चा छोटा रह गया। या आपने देखा होगा कि माता पिता दोनों गोरे हैं, जो लड़का है या जो लड़की है, जो बच्चा जो पैदा हुआ उसका रंग दबा हुआ है, या माता पिता दोनों दबे रंग के हैं, काले रंग के हैं, लेकिन बच्चा गोरा रंग का है। तो ये ऐसा क्यों होता है, ये सारे डिफरेंसेस क्यों पाए जाते हैं, इन्हीं चीज़ की जो स्टडी करते हैं वो जो विज्ञान होता है उसको हम कहते हैं अनुवंशिकी। तो मैं समझता हूँ आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। अब अगला टॉपिक देखते हैं इसमें ही। अब आनुवंशिकता की बात कर लेते हैं। जो जीन्स, जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं से दोबारा से बात को स्टार्ट करूँगा, कि जो आपके जीन्स होते हैं, ये जीन्स जिन गुणों को आगे ले जाते हैं, उन्हीं गुणों से क्या होता है, जीन्स द्वारा व्यक्ति अपने माता पिता से उनके गुणों एवं शारीरिक संगठन का मतलब स्ट्रक्चर। भाई अगर पिता या माता पिता दोनों लंबे हैं तो बच्चा भी लंबा होगा, छोटे हैं तो छोटा होगा। तो जो एक शारीरिक संगठन जो होगा, जो स्ट्रक्चर होगा, उसको हम वो प्राप्त करता है। इसे हम कहते हैं अनुवांशिकता। कहते हैं ना भाई अपने माँ बाप से, अरे यार ये लड़का तो बड़ा इंटेलिजेंट है, अरे भाई इसके तो माँ बाप भी इंटेलिजेंट हैं। इसका मतलब वो जो गुण है उसको कहाँ से मिला, माता पिता से मिला। तो ये जो गुण माता पिता से मिल रहे हैं, जो या कहते हैं भाई अरे यार ये इसके लड़के का, इसका शरीर देखो कितना सुडौल है, कितना ताकतवर सा लगता है। अरे भाई इसका जो बाप था, जो उसका दादा था, वो देख पहलवान था वो। यानी कि दादा से वो गुण उस बच्चे में आए, दादा से पिता में आए, पिता से बच्चे में आए। तो ये जो गुण आते हैं, जो बच्चे को गुण मिलते हैं, जो व्यक्ति को गुण मिलते हैं अपने माता पिता से, अपने पूर्वजों से, उसको ही हम कहते हैं हेरिडिटी, यानी कि आनुवांशिकता। तो मैं समझता हूँ कि क्लियर रहा होगा आपको। अगला देखते हैं। अब वातावरण की बात कर लो। वातावरण से तात्पर्य उन सभी चीज़ों से होता है, किसको छोड़ के, जीन्स को छोड़ के, जो व्यक्ति को उत्तेजित व प्रभावित करते हैं। यह उत्तेजनाएं या स्टिमुलेशंस जो होते हैं वो गर्भाधान से मृत्यु तक व्यक्ति को प्रभावित करते रहते हैं। देखिए जो व्यक्ति है या हम कहेंगे जो बच्चा है, क्योंकि हम यहीं से शुरू करते हैं, हमें बच्चे की ही स्टडी करनी है। तो इस बच्चे में जो शारीरिक गठन है या जो उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं वो तो हेरिडिटी हो गई, यानी कि ये इसको माता पिता से मिले हैं। माँ बाप गोरे, बच्चा भी गोरा, माँ बाप काले, बच्चा भी काला, माँ बाप लंबे, बच्चा भी लंबा। तो ये क्या, ये हेरिडिटी है। लेकिन हेरिडिटी के अलावा जब बच्चा जन्म ले लेता है और इस दुनिया में आ जाता है तो क्या होता है भाई, तो ये होता है कि उसका जो शारीरिक विकास है जन्म के बाद शुरू होता है। तो इस विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, ये कहाँ से होता है, ये जिस समाज में, जिस जगह उसने जन्म लिया, उसके आसपास की जो चीज़ें हैं वो चीज़ें भी प्रभावित करती हैं। मान लो बच्चा पैदा हुआ, माँ बाप उसके बच्चे के बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, लेकिन उस बच्चे को ऐसा वातावरण नहीं मिला, एनवायरनमेंट नहीं मिला जिससे कि वो अपनी इंटेलिजेंसी को आगे बढ़ा सके। तो कहीं ना कहीं जो वातावरण था, जीन्स ने तो उसको इंटेलिजेंसी दी, लेकिन वातावरण ने उसको उत्तेजित करने में उसका योगदान नहीं किया, या योगदान किया। कई बार गलत चीज़ों का भी योगदान आता है कि भाई माँ बाप तो सपोज करो कि बहुत बेचारे सीधे साधे हैं, कभी किसी से सीधे हैं, किसी से झगड़ा नहीं करते, सबका सम्मान करते हैं, सबका मान करते हैं, लेकिन बच्चे की जो संगति अलग हो गई, यानी कि उसका वातावरण अलग हो गया, तो उसमें अलग गुण डेवलप हो जाएंगे। ये गुण फिर आगे भी ट्रांसफ़र होंगे अगली पीढ़ी में। तो कहीं ना कहीं जो वातावरण है, वातावरण का भी उतना ही रोल है बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण में जितना कि हेरिडिटी का है। तो दोनों में से किसी को भी कम नहीं आका जा सकता, यानी कि जीन्स को छोड़कर बाकी ऐसी चीज़ें जो बच्चे के विकास को उत्तेजित करती हैं या प्रभावित करती हैं, वो सब क्या होता है, वो सब कुछ होता है वातावरण।
अगला देखेंगे एक पॉइंट। अच्छा, आनुवंशिकता के नियम की अगर बात करें तो ये जोहान ग्रेगोर मेंडल ने दिया था। ये ऑस्ट्रिया के थे। इन्होंने मटर के ऊपर प्रयोग किया जिससे पता चलता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में व्यक्तियों के गुणों में भिन्नता क्यों और कैसे होती है। अच्छा, इसकी जो डीप स्टडी है वो कभी जब हम इनका ही टॉपिक उठाएंगे तब पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना देखो कि भी जो आनुवंशिकता है उसका जो नियम है वो किसने दिया? ग्रेगोर मेंडल, जोहान ग्रेगोर मेंडल। ये ऑस्ट्रिया के थे, ऑस्ट्रिया। और उन्होंने मटर के ऊपर प्रयोग किया था। कई बार प्रश्न आ जाता है कि भाई जो आनुवंशिकता है उसका जो नियम दिया गया तो किस चीज़ पर प्रयोग किया गया था, तो उसका आंसर पीज यानी कि मटर होगा। तो ये इसलिए इनका नाम आता है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, अब ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक टीचर के लिए कि आनुवंशिकता एवं वातावरण की बालक की शिक्षा में भूमिका क्या रहती है और इसको टीचर को जानना क्यों जरूरी है। तो इसको समझ लीजिए। देखिए, घर परिवार यानी कि जैसा बच्चे का घर परिवार है वह समाज है। यहाँ घर परिवार का मतलब उसके माता पिता, यानी कि हम बात कर रहे हैं हेरिडिटी की, आनुवंशिकता की, और समाज का मतलब वातावरण है। वो दोनों ही चीज़ें, माता पिता भी और समाज, दोनों ही बच्चे के विकास को प्रभावित करेंगे। इसलिए टीचर को इसकी जानकारी होनी चाहिए। मान लो क्लास के अंदर, कक्षा के अंदर बच्चा आ गया, पता चला बच्चा बहुत गाली देता है। अरे भाई, गाली क्यों देता है? तो अब ये जब तक उसके वातावरण यानी समाज को और उसके घर के माहौल का अगर टीचर को पता नहीं होगा तो वो उसका जजमेंट ठीक से नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसको पता होगा टीचर को तो फिर वो देखेगा भी किसको सुधारना है, समाज को सुधारना है या माता पिता को सुधारना है। तो ये विकास में, बच्चे के विकास में सहायक होता है। और बच्चा अगर समायोजन नहीं कर पा रहा है तो टीचर इन दोनों की मदद से, इनकी जानकारी करके बच्चे के समायोजन में भी सहायता करेगा। अनुशासन में सहायक, यानी कि जो कक्षा होती है उनके अनुशासन में भी कई बार जब तक हमें बच्चे का बैकग्राउंड पता नहीं होता तो अनुशासन में भी बड़ी दिक्कत आती है, तो इसमें भी मदद करेगा। और जो बच्चे का सर्वांगीण विकास है, अगर आप वो करना चाहते हो तो उसकी हेरिडिटी यानी कि जो उसको माता पिता से गुण मिले हैं और जो उसका वातावरण है यानी कि जो उसके व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहा है, जब तक आप उसकी जानकारी नहीं लेंगे तब तक बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। तो ये दोनों ही, यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण, दोनों ही बच्चे के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ना तो इसकी भूमिका कम है ना इसकी। कई बार कहते हैं कि भाई, कोई कोई कहता है ये 50% तो हेरिडिटी और 50% वातावरण। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आनुवंशिकता और वातावरण है उसका जो संबंध है वो गुणात्मक है, गुणात्मक। ये ध्यान रहे, ये कई बार सीटेट में प्रश्न भी आता है, मैंने कई बार देखा है, और आपका डीएसएसबी में भी आता है। गुणात्मक होता है, योगात्मक नहीं होता है। योगात्मक का मतलब वही कि हम ये कहने लगें कि जी 25% तो हेरिडिटी होगी और 75% वातावरण। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तक भी इतने सारे शोध हो चुके हैं परंतु इस बात का पता नहीं चला कि भी कितना प्रभाव इसका है, कितना प्रभाव इसका है। ये दोनों, इन दोनों की ही जो अंतः क्रिया होती है, ये जो इन दोनों की अन्योन क्रिया होती है, यही है बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण की एक तरह से नींव, समझ लीजिए। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो हमें आलू और गोभी की सब्जी बनानी है, तो आप ये मान के चलिए कि जो आलू और गोभी है ना, ये क्या है? ये माता पिता हैं। यानी कि जब आलू गोभी की सब्जी बन के आएगी तो इनके गुण तो 100% होंगे, इनका स्वाद तो 100% जीभ को पता चलेगा। लेकिन इस सब्जी को बनाने के लिए कुछ और चीज़ें भी बीच में हैं, जैसे नमक है, मिर्च है। ये मैं वैसे समझा रहा हूँ जैसे आपको समझ में आ जाए, है ना। पानी कम डाला या ज़्यादा डाला, मसाला कैसा पड़ा, तेज़ था या नहीं था। यानी कि इस आलू गोभी को बनाने के लिए बहुत सारी और चीज़ें हैं। तो ये जो और सब चीज़ें हैं ये वातावरण है, और ये सब मिलकर आलू गोभी की सब्जी बनाएंगे, यानी कि बच्चे का निर्माण करेंगे। आनुवंशिकता के गुण तो होंगे ही होंगे। आनुवंशिकता ये है, आलू और गोभी ये तो होगा, प्लस ये जो चीज़ें डलेंगी बच्चे में, इसके गुण भी उसके अंदर आएंगे। तो ये आपका, आप अपने आप अंदाज़ा लगा लो कि अगर आलू गोभी नहीं होंगे तो ये मसाले बेकार हैं। समझ रहे हो ना। आलू गोभी, मसाले हो गए, मसाला, पानी, पानी भी डालते हैं भाई, हैं। मसाले बहुत सारे हो सकते हैं, नमक हो सकता है, ये सब चीज़ें। अगर ये नहीं है तो इनकी अकेले की सब्ज़ी नहीं बनेगी, है ना। अगर आलू गोभी नहीं है
और अगर मसाले नहीं तो आलू गोभी की सब्जी में कोई टेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए इन दोनों की अंतःक्रिया से ही एक बढ़िया सब्जी बनकर तैयार होगी, जो एकदम कहोगे अरे वाह मज़ा आ गया। कहने का मतलब कि बच्चे का जो विकास है, बच्चे का जो व्यक्तित्व है, वो इन दोनों से पूरी तरह से प्रभावित होता है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आज मैंने जो आपको वातावरण और आनुवंशिकता के बारे में बताया, आप इससे रिलेट करते हैं, आपको समझ में आया होगा। और क्लास कैसी लगी भाई, इस बारे में आप प्लीज़ ज़रूर बताएं। और दोस्तों मिलेंगे, एक चीज़ का और ध्यान रखें कि अभी फ़िलहाल क्योंकि आरटेट यानी कि रीट चल रहा है और यूटेट चल रहा है, तो उससे रिलेटेड अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जहाँ तक संभव होगा मैं आपको उसका जवाब दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करूं, ताकि आपका ये पेपर भी क्लियर हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी, और शेयर भी ज़रूर करें चैनल को, जिससे कि और बच्चों का भी भला हो। तो दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।